हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी, ये मूवी आई थी सन 2000 में। एक्चुअली मैं इस मूवी का ना रोस्ट करना चाह रही थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या रोस्ट करूंगी, कैसे रोस्ट करूंगी, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट जो है मुझे ख्याल आया कि इस मूवी के बारे में भी बात करना तो बनता है, क्योंकि ये मूवी भी आए दिन सैटेलाइट चैनल पर मुंह उठाकर रोज़ ही आई रहती है। और ये फिल्म जो है, इसे आए हुए मतलब आप कह सकते हैं 25 साल हो गए हैं। और इन 25 सालों में पता नहीं कितनी बारी मैंने ये फ़िल्म देखी है। और सच बताऊं, जब ये फ़िल्म मैंने पहली बार देखी थी ना, मुझे तब भी ये फ़िल्म बड़ी लुच्ची और टुच्ची लगी थी। और आज 25 साल हो गए हैं इस पिक्चर को रिलीज़ हुए हुए, और जब मैं देखती हूँ तो तब भी मुझे ये पिक्चर लुच्ची और टुच्ची लगती है। और जिस फिल्म को मैं इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आप लोगों के सामने, इस मूवी का नाम है मोहब्बतें, जिसे बनाया है था यश चोपड़ा साहब के साहबजादे आदित्य चोपड़ा ने, और लिखी भी उन्होंने है। एक्चुअली ये एक अमेरिकन फिल्म से इंस्पायर भी थी। और सच में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको और समाज को बहुत प्रेरित करती हैं, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं आप ऐसी फिल्मों को अपना आदर्श बना लेते हैं और इन फिल्मों को देखकर आप बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन मोहब्बतें फ़िल्म को अगर मैं देखूं, मैं रेट करूं, मतलब कि इसमें कितने प्रतिशत ये ऐसी फ़िल्म है जिससे समाज को कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो मैं इसको 0/0 नंबर ही दूंगी। क्योंकि मुझे कहीं से भी इस फिल्म में किसी भी तरह की सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी नहीं दिखती है। इस फिल्म में दिखता है तो बेइंतहा क्रिंजपना, अश्लीलपना, फुहड़पना, और जो यूथ है उसको गुमराह करने की एक साजिश है, एक खूबसूरत साजिश है, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्टार्स को इस मूवी में लेकर जो है वो पूरा करने की जो योजना बनाई थी, वो कहीं ना कहीं देखो, आज अगर मैं देखूं यूथ के जो हालात है, अगर पॉजिटिव साइड भी है तो नेगेटिव साइड भी है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड का एक तरीके से यूथ को बिगाड़ने में कुछ तो परसेंटेज वाला हाथ तो रहता ही है। और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी जो है किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि इसे किसी भी आप उम्र में हो, आपको ये फ़िल्म देखनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो भारी भारी डायलॉग हैं, अनुशासन, प्रतिष्ठा, मान, पता नहीं क्या क्या भारी भरकम डायलॉग तो हैं, पर वो सिर्फ एक डायलॉग है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उनकी कोई इसमें कोई भी कोई कोई असली का कोई मतलब नहीं है। पूरी की पूरी अगर आप फिल्म देखोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट लगेगी। उस टाइम पर क्या था, लोग पब्लिक के पास, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की भारी मात्रा में किल्लत होती थी। टीवी पर कब्ज़ा बड़े बूढ़ों का रहता था, दादा दादी का रहता था, और जब वो कब्ज़ा हटता था तो पिताजी का कब्ज़ा हो जाता था, फिर जब पिताजी का कब्ज़ा हटता था तो माता जी का कब्ज़ा आ जाता था, यानी कि हमारी मदर का कब्ज़ा हो जाता था। फिर बाद में जाकर हम बच्चों को जो है टाइम मिलता था, या फिर कोई फिल्म रिलीज़ होती थी सिनेमा घर में, तो हम लोग बड़े शौक़ से जाते थे। और ट्रस्ट मी, जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तब हमारे माता पिता ने बिल्कुल भी हमें ये फ़िल्म सिनेमा घर में ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि हमें बड़ी हैरानी होती थी कि भाई सब जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि ये फ़िल्म हमें सिनेमा में नहीं दिखाई। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ अपने माँ बाप का, कि ऐसी घटिया फिल्म को 3 घंटे लगातार देखना वो बहुत बड़ा टॉर्चर साबित होता मेरे लिए। मेरी मानसिक स्थिति के लिए ये पिक्चर बड़ी घातक होती, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर एक लव स्टोरी भी है तो इसमें
कौन सी ऐसी लव स्टोरी है जो जेन्युइन लगेगी। अगर मैं बात करूं ऐश्वर्या की और शाहरुख खान की, इसमें दिखाया है कि भाई शाहरुख खान ऐश्वर्या की जो आत्मा से बड़ा प्यार करता है, वो अभी भी उसको अपने आसपास महसूस करता है। जो ऐश्वर्या की जो रूह है वो शाहरुख खान के इर्द गिर्द घूमती है, उसे सपोर्ट करती है, उसे संभालती है। देखिए सच बात कहूँ, अगर ऐसी रूह किसी मर्द को मिल जाएगी ना, तो वो ज़िंदा औरत को खड़े खड़े अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देगा। अगर किसी को ऐश्वर्या जैसी खूबसूरत रूह मिल जाए तो वो फिर ज़िंदा औरत की भी कदर ना करे, क्योंकि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई हैं। और रूह भी ऐसी जो घड़ी घड़ी कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है, घड़ी घड़ी हेयर स्टाइल चेंज कर रही है, घड़ी घड़ी ज्वेलरी पहन रही है, ज्वेलरी चेंज कर रही है। मतलब इतनी हाई टेक, इतनी टिच बिच जो ये भूतनी थी, ये विच थी, ये टिच बिच होकर जो ये विच इर्द गिर्द शाहरुख के मंडराती थी, ये देखकर कहीं से भी ना वो वाली मोहब्बत वाली फीलिंग तो आती नहीं थी। साफ लग रहा है कि भाई जो ऐश्वर्या है वो मॉडलिंग ही कर रही है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कैट वॉक नहीं कर रही है, वो एक नागिन की तरह बलखा रही है, लहरा रही है शाहरुख के इर्द गिर्द। बहुत ही ज़्यादा वाहियात रोल ऐश्वर्या का भी था, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े बैनर की फ़िल्म थी और ऐश्वर्या को अपना जो है करियर चमकाना था, और इसी फिल्म से जो है करीब करीब जो अमिताभ बच्चन की एक स्वीकृति थी कि भाई अब मैं बाप चाचा ताऊ के ही रोल करूँगा, अब मैं हीरो कतई नहीं बनूँगा। उन्होंने एक तरीके से कसम खा ली थी, क्योंकि 1999 में एक बार फिर उन्होंने दाव खेला लाल बादशाह के रूप में, क्योंकि 98 में मेजर साहब जब आई थी तो लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया था, लेकिन उनका एक आखिरी दाव था ये लाल बादशाह, क्योंकि 98 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी हिट हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो हीरो बनने का, वो हीरो रहने का जो ख्वाब था, वो अभी भी वो सोच रहे थे कि लाल बादशाह मूवी चल जाएगी जिसमें शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला होंगी। और क्योंकि ये फिल्म बहुत टाइम से भी बन रही थी, तो कहीं से भी जो अमिताभ बच्चन हैं वो हीरो के रूप में टोटली फ्लॉप हो गए। टोटली लोगों ने उनको जो है वो देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर उसके बाद जो है अमिताभ ने कसम खा ली कि भैया अब मैं जो हूँ मैं बुज़ुर्ग के रोल ही करूँगा, और जो मैंने पब्लिक को जो इतना निराश किया है मैं उसकी भरपाई ऐसे ही करूँगा। और वो दिन और आज का दिन अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर दूसरी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक चरित्र अभिनेता के तौर पर दिखाई देते थे, और यही वजह है कि इससे उनकी जो लोकप्रियता है वो और भी ज़्यादा बढ़ी। मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी एक हीरो के तौर पर उनकी थी, उससे कई ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको उनके बुढ़ापे में मिली, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए। तो इससे अमिताभ को तो ये फ़ायदा हुआ। अब रही बात शाहरुख खान की, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम स्क्रीन नेम रखा आर्यन, और एक म्यूज़िक टीचर बने, और उसके बाद वो अपना एक पर्सनल एजेंडा, एक पर्सनल बदला लेने आए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन की ही बेटी से वो दिल लगा बैठे थे। और अमिताभ बच्चन ने भी बिना देखे कि भाई कौन है वो लड़का जो मेरी लड़की पे आंखें गाड़े हुए है, उसके साथ अफेयर चला रहा है, क्योंकि वो गुरुकुल का जो है प्रिंसिपल होता है अमिताभ बच्चन, और उसी गुरुकुल जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें जो है शाहरुख खान पढ़ने आता है। लेकिन वही वाली बात है कि उसकी आंखें भी चार हो जाती हैं, किससे? प्रिंसिपल साहब की बेटी से। मतलब और उसको कोई मिला नहीं, उसने हाथ मारा भी तो कहाँ मारा? प्रिंसिपल की बेटी पर। तो भाई वही बात हुई, और बाप भी एक नंबर का घनचक्कर था कि भाई देखता तो सही कौन है वो मुर्गा जो मेरी मुर्गी के साथ ये कुकड़ू कुकड़ू बोलने को बेताब हो रहा है, ज़रा मैं देखूँ तो सही। बिना मिले ही उसको निकाल दिया, तो करा दिया ना अपना नुकसान।
फिर कैसे करके, क्या स्ट्रगल करके, क्योंकि जाहिर सी बात है इस स्कूल से अगर आप निकाले जाते हो तो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता। तो फिर कैसे उसने सरवाइव किया, कैसे वो किया, कैसे अपने आप को काबिल बनाया कि वो म्यूज़िक टीचर बन के आए, कैसे करे, ये जर्नी नहीं दिखाई। मतलब ये अगर जर्नी थोड़ी दिखाते तो शाहरुख को कुछ और करने को मिलता, कुछ और वैरायटी देखने को मिलती, जो ये मुझे लगता है ये दिखाया नहीं गया, ये गलत किया है। मैं देखना चाहती थी। अब मैं बात करूँगी कि भाई इस फिल्म से पूरी एक रेलगाड़ी को लॉन्च किया गया, 3 नए लड़के और 3 नई लड़कियाँ। अच्छा जी, इसमें लॉन्च भी देखो कैसे किया। लड़कों की अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो जिमी को छोड़कर जो 2 लड़के थे, एक था जुगल हंसराज और एक था उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा कौन है आप सबको पता है। और जुगल हंसराज की भी अगर मैं बात करूं तो जुगल हंसराज भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा किया है और आज भी उनका ये घोड़ा दौड़ता है बच्चों के जहन में। जब छोटे छोटे बच्चे, मतलब आज इतने साल हो गए हैं इस फिल्म को, 40 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन इसका गाना आज भी जो है, जब कोई भी बच्चा हो तो वो सुन के एंजॉय करता है। और शायद इसी गाने की वजह से जुगल हंसराज को भी याद किया जाता है। वैसे उनकी हीरोइन इसमें उर्मिला मातोंडकर थी बचपन में, मासूम फिल्म में, और आगे जाकर भी उर्मिला उनकी, जब ये बड़े हुए दोनों तो साथ में एक फ़िल्म भी करी, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। शायद उस फिल्म का नाम था आ गले लग जा। तो जुगल हंसराज का एक तरीके से ये रीलॉन्च था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जिमी शेरगिल जो थे वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह म्यूज़िक वीडियो में आया करते थे, और उनकी एक माचिस फिल्म भी आई थी। तो उसके बाद एक तरीके से उनको इस फिल्म में जो है वो पूरे तरीके से लाया गया। यानी कि अगर मैं बात करूँ उदय चोपड़ा की, तो उदय चोपड़ा तो ऑलरेडी एक नेपो किड थे ही थे, और ये जो दूसरे जो लड़के थे ये भी कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल इनके लिए कैमरा नया नहीं था, इससे पहले भी ये लोग कैमरा देख चुके थे। तो अगर मैं बात करूं अब लड़कियों की, तो लड़कियों का भी लॉट नया था एक तरीके से। इसमें जो है शिल्पा शेट्टी की बहिना, छोटी बहिना यानी कि समिता शेट्टी भी आई थी। फिर उसके बाद प्रीति झांगिनी, जो कि म्यूज़िक वीडियोस में काफ़ी हम उन्हें देखते थे, राजश्री की छुई मुई सी तुम लगती हो, वो जो टेडी बियर जो हाथ में ऐसे लग जाता था, आपकी बाजुओं पे, कपड़े पे ऐसे स्टिक हो जाता था, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। हमने भी उसे लिया था, हमें भी बड़ा क्रेज़ चढ़ा था कि भाई हमें भी लेना है, हमें भी लेना है, तो मुझे याद है। और उसके बाद थी किम शर्मा। अच्छा, आप देखिए कि ये जो जितनी रेलगाड़ी इन्होंने लॉन्च की थी, किसी को रीलॉन्च किया था, ज़्यादातर तो आप कह सकते हो कि लॉन्च ही मैं चलो इसको कहती हूँ, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। स्पेशली जो लड़कियां हैं वो भी नहीं चली। प्रीति जांगिनी से काफ़ी मुझे उम्मीद थी, जंगनानी कुछ ऐसे ही नाम है, तो उन्होंने भी जो करियर में कुछ अच्छा खासा किया नहीं। शमिता शेट्टी ने थोड़ा सा इस फिल्म में, तो शमिता शेट्टी बिल्कुल बकवास लगी थी। मतलब कहीं से भी सिर्फ शमिता की इसमें एक्टिंग तो कतई नहीं दिखी, सिर्फ फिगर दिखाया गया और ज़बरदस्ती एक तरीके से थोपा गया कि भाई बहन शिल्पा शेट्टी है, बहन ने यूपी बिहार लूट रखा है। मतलब वो जो गाना था ना शिल्पा का, आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो शमिता को जो है पिक्चर लूटने को इन्होंने जो है तैयार किया। बट सच कहूँ तो शमिता बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रही। वो बात अलग है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। उनका वो जो गाना था शरारा शरारा, उनसे उनको ज़रूर हाइप मिली, लेकिन वही वाली बात है कि शमिता ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वही बात है कि डेस्टिनी ने शमिता को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं ये कह सकती हूँ या क्या कह सकती हूँ, क्योंकि शमिता में आगे जाकर उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपने फिगर पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी शमिता का करियर नहीं चमका। शमिता पता नहीं कितनी बार बिग बॉस से
वापस भी आई, फिर भी शमिता कोई काम नहीं मिला। यहाँ तक कि करियर को चमकाने के लिए उन्होंने एक फेक रिलेशनशिप भी बनाया राकेश बाबट के साथ। भाई मुझे तो फेक लगता था, बाकी अब अगर रियल हो तो वो अलग बात है, बट वो भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला शमिता का। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे शमिता के लिए तो बुरा लगता है, क्योंकि जो बाद में उसकी जो फिल्में आई उसमें मुझे दिखा कि शमिता सुंदर भी हैं, डांस भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन इस फिल्म में शमिता को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया। और जिस तरह से रोल था, कुछ था ही नहीं करने को, तो कैसे मिल जाता। वो बात अलग है कि शमिता एक नेपो किड थी, तो शमिता को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट वही वाली बात है कि किस्मत ने शमिता का साथ नहीं दिया। जैसे कि ये जो बाकी की लड़कियां हैं, ये भी देखने में, अगर प्रीति झांगिनी कहूँ तो प्रीति झांगिनी तो काफ़ी प्यारी, काफ़ी डॉल जैसी लगती थी, लेकिन वही वाली बात है कि उनका तो कुछ मुझे लगता है अलग ही हिसाब रहा होगा। मे बी उन्होंने वो सारी शर्तें नहीं कबूली होंगी, तो इसी की वजह से जो है उनका करियर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर तो वही ऑप्शन हो जाता है, शादी, बच्चे। हालांकि शमिता अभी भी सिंगल है और अच्छी खासी सिंगल है। और इधर मैं बात करूं किम शर्मा की, तो किम शर्मा कभी किधर कभी किधर, लेकिन फिल्मों में वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान जो है वो जो बनने आए वो वही बने, कोई और कैटेगरी में भी खुद को फिट कर सकता है, जैसे कि विलन बन जाए या कुछ कर ले। किम की एक फिल्म आई थी तुमसे अच्छा कौन है, जिसके गाने बड़े चले थे, जैसे कि आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तो उसमें किम शर्मा का एक नेगेटिव रोल था। तो अगर किम थोड़ा वैम्पिश रोल करती तो शायद उसे कहीं जगह मिल जाती, लेकिन वही वाली बात है कि किम का भी जो है बेड़ा गर्क ही हो गया। और बाकी तो आप देखिए कि ये 6 के 6 जो न्यू कमर थे, 3 लड़कियां 3 लड़के, इनका भी कोई इस फिल्म से फ़ायदा नहीं हुआ। वो फ़ायदा सिर्फ मुझे लगता है ऐश्वर्या को थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि आगे जाके ऐश्वर्या जो है वो अमिताभ बच्चन की बहू बन गई, और फिर उसके बाद जो है उनको शाहरुख के साथ फिल्में मिली, जैसे कि जोश मिली, फिर देवदास मिली, जिसमें देवदास में तो उनको काफ़ी पसंद भी किया गया, दोनों की रोल को, दोनों की केमिस्ट्री को। तो ये तो बस ऐश्वर्या के लिए थोड़ी फ़ायदेमंद रही और अमिताभ बच्चन के लिए फ़ायदेमंद रही। शाहरुख खान के लिए भी ठीक ठाक थी। शाहरुख खान का भी कोई ऑलरेडी सितारा इतना अच्छा चल रहा था कि उनका कोई वो किसी फिल्म पे डिपेंड नहीं थे। शाहरुख खान ने मतलब उनका इतना सितारा बुलंद रहा है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो कभी भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं थी कि बस मेरी ये फिल्म अगर चल जाएगी तो मेरा करियर चल जाएगा। आज हो सकता है भले ऐसी स्थिति आ चुकी है कि भाई उनकी एक एक फिल्म चलनी इम्पोर्टेंट है, चलनी पहले भी थी, लेकिन वो ऑलरेडी उस जोन में थे ना कि पब्लिक उनको हर तरीके से प्यार कर रही थी, बस पब्लिक उनको चाह रही थी कि हर फिल्म में शाहरुख हो। आई होप आप मेरा तरीका समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ओवरऑल इस फिल्म का म्यूज़िक ठीक था, गाने अच्छे थे, और जो एक यशराज का जो एक पैटर्न होता है, और जतिन ललित का म्यूज़िक था, और आनंद बख्शी साहब के बोल थे, और इसमें अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर की जोड़ी बनाई गई थी, जिसमें अनुपम खेर एक पंजाबी सरदार की भूमिका निभाई थी, जो मुझे लगता है वो एक ज़बरदस्ती का एक एलिमेंट डाला, वो मिस ब्रिगेंजा वाला मुझे लगता है वो एलिमेंट को एक पंजाबी फ्लेवर में डालने की कोशिश करी। वो बिना पगड़ी बांधे भी वो कर सकते थे, लेकिन वो एक मुझे नहीं सूट किया अनुपम खेर का यूं पगड़ी बांधना। और जो थी अर्चना पूरन सिंह, वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छी थी, वो एक कॉमेडियन क्वीन के तौर पर, क्योंकि अर्चना पूरन सिंह ने जो है टेलीविज़न पर पहले, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती थी जो कॉमेडीज़ करती थी, तो अर्चना पूरन सिंह उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कॉमेडी को जिन्होंने प्राथमिकता दी है।
फिर बाद में नेगेटिव या कैरेक्टर रोल किया है। तो ये जो क्वालिटी थी ये अर्चना पूरन सिंह जी की थी। तो इसमें भी उनका एलिमेंट डालने की कोशिश की गई, जैसे कि उन्होंने मिस ब्रिगेंजा कुछ कुछ होता है मूवी में जो है करने की कोशिश की गई थी, बट उसको एक इंडियन फ्लेवर में डालने की कोशिश करी जो ठीक ही लगा। और अब मैं बात करूँगी, इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब भी थे, शेफाली शाह भी थी। शेफाली शाह उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी टेलीविज़न पर और फिल्मों में। सत्या फिल्म के बाद तो काफ़ी ज़्यादा शेफाली की डिमांड फिल्मों में बढ़ गई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने रंगीला फिल्म में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है अर्लीज़ 90s में, जब ये रंगीला मूवी आई है। तो इसमें वो भी आपको देखने को मिलेंगी। जिनका छोटा सा कैरेक्टर था, कुछ खासा उनके लिए भी नहीं था, थोड़ा बहुत कभी कुछ उनको मिला इस फिल्म में। लेकिन वही वाली बात है कि इस फिल्म का जो फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोगों पे था। एक अमिताभ बच्चन, दूसरी ऐश्वर्या, तीसरे शाहरुख खान। ये इन्हीं तीनों की फिल्म थी। लेकिन इसे थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, लार्ज स्केल पे जाने के लिए जी इन्होंने नए चेहरे लॉन्च किए। और नए चेहरों के लिए लॉन्च करने को, उनको दिखाने को कोई भी पोटेंशियल नहीं था। इस फिल्म की कहानी देखिए कि माँ बाप पैसा जमा करके अपना पेट, अपनी रोज़ी रोटी दिन रात जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को गुरुकुल स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। और ये लड़के क्या करते हैं, इशकबाजी करते हैं, आशिकी करते हैं। इनको बस लड़कियां पटानी हैं, प्यार मोहब्बत करना है, बस यही कर रहे हैं। पत्तों पे लड़कियों के नाम लिख रहे हैं, पत्तों पे लव लेटर्स लिख रहे हैं। तीनों नहीं बल्कि एक टाइम पे तो सभी ने लिखना शुरू कर दिया था। पूरे गुरुकुल स्कूल के जो लड़के थे वो पत्तों पे जो हैं वो अपनी प्रेम कहानियाँ के अक्षर लिखने बैठ गए। पर इन नास पीटे लड़कों से पूछो कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने अपना पेट काट काट के तुम्हें जो है, फाके काट काट के तुम्हें इस गुरुकुल में भेजा ये करने के लिए। भाई जब तुम एक अच्छे औलाद नहीं बन सके तो एक अच्छे आशिक भी तुम नहीं बन सकते। किसी ने भी जो है फिल्म में शायद यही रीज़न रहा होगा कि शाहरुख की जर्नी नहीं दिखाई कि भाई गुरुकुल से निकालने के बाद उसकी फैमिली का क्या हाल होगा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, उसकी खुद की लाइफ, उसके भाई बहन, किसी के बारे में कुछ नहीं दिखाया। डेफिनेटली उन सब ने सफ़र किया होगा। दिखाना चाहिए था ना, तुम्हें बताना चाहिए था कि ये मोहब्बतों, जो मोहब्बतें तुम्हें असली में जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देते हैं, तुम्हारी फैमिली देती है, उनकी मोहब्बतों को तुम ठुकरा कर ये कल की आई हुई छोरियों के लिए तुम जो हो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हो। और क्या किया इन लड़कियों ने, क्या किया, छोटे छोटे कपड़े पहनकर। अब आप कहेंगे कि भाई मैं लड़की होकर लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट कर रही हूँ। देखिए, आप देखिए कि इसमें हीरोइंस को दिखाया भी क्या है। मतलब किसी ने ना मुझसे एक बात कही थी कि इसमें लड़कियों के जो पर्सनल कपड़े होते हैं ना, मतलब ऊपर वाले टॉप की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप समझ जाइए, जो नीचे पहनते हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं, वो तक दिखाई दे रहे हैं। इतना मतलब गंदे तरीके से लड़कियों को दिखाया गया है। आप सोचिए उस ज़माने में, सन 2000 के एरा में। अब तो 2025 है। आज तो ये उर्फ़ी जावेद या ये एक और लड़की मैंने देखी अभी इंस्टाग्राम पर जिसने कुछ पहना ही नहीं था नीचे। अब मैं तो देखते ही डर गई। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें दिखाना ये क्या था। तो यही वजह है कि कोई पोटेंशियल एक्टिंग दिखाई नहीं गई और इसी की वजह से इन लड़कियों को भी ज़्यादा कोई ख़ासा काम नहीं मिला। और आपने फिल्म में मौका दिया लेकिन आगे भी आप इनको रिपीट करते। शमिता को तो चलो आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन इन बाकी लड़कियों को भी अगर थोड़ा बड़े बैनरों में कुछ 1-2 फिल्में मिल जाती, भले ही छोटे मोटे रोल मिल जाते, तो इनको एक सपोर्ट हो जाता। अब शमिता को भी वो सपोर्ट तो मिला है लेकिन उसकी डेस्टिनी ने उसका साथ नहीं दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन शायद हो सकता है इन लड़कियों को भी सपोर्ट मिल जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो पूरे तरीके से इस फिल्म में आप देखिए यूथ को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई है कि भाई बस मतलब लड़का लड़की अगर खड़े हैं साथ में तो बस उसका क्या मतलब होता है। मतलब
कुछ नहीं लाइफ में, कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी, आपका करियर कोई मैटर नहीं करता। और मैं पूछना चाहती हूँ इन समझदार लड़कों से कि अगर तुम कमाओगे ही नहीं तो ये लड़कियाँ भी तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं टिकेंगी। आप समझते हो ना, ये प्यार मोहब्बत ये सिर्फ चंद रातों का ही खेल होता है। उसके बाद तो फिर प्यार से आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। आपको एक बीमारी आ जाए तो आपका पूरा घर बिकने को आ जाता है, इतना महंगा इलाज है। तो कहाँ से आएगा पैसा? फिर बीवी कमाती है तो फिर बीवी जूते भी मारती है कि भाई मैं कमाती हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी, तुम क्या करते हो। क्योंकि देखो, मैं एक बात कहूँ, पति से एक औरत प्यार मोहब्बत कुछ भी करे, लेकिन अगर पति घर में पैसा कमा के लाता है ना, तो वो पत्नी की कहीं ना कहीं एक इज्जत पति के लिए कुछ और ही होती है, भले ही वो खुद कमाए या ना कमाए। और अगर पति घर में बैठ जाए, अगर कई हस्बैंड्स मैंने देखे हैं रिटायर होके घर में बैठ जाते हैं ना, तो उनकी बीवियां उनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रखती, वो उनसे काम ही करवाती हैं। ये काट के दो, मुझे सब्जी काट के दो, ये कर दो, बर्तन धो दो। उनको ऐसे ट्रीट करती हैं कि भैया ये तो अब निकम्मा हो चुका है। जो कभी इतने बड़े बड़े ऑफिसों में इतनी हाई पोजीशन पे काम करता था, अब वो रिटायर हो गया है, तो वो दिमाग से भी उसको वो रिटायर ही समझने लग जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कोरोना में ही देखा होगा। कितनी औरतें जो है ये सोचती थी कि भाई कोरोना से मैं मरूं या ना मरूं, कोरोना से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन पति घर में रहेगा तो ये तो टोक टोक के ही मुझे मार डालेगा, इसके साथ तो मेरा झगड़ा होता रहेगा तो मुझे सांस नहीं आएगी। कोरोना में वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ना, तो इसकी वजह से लोग सिलेंडर वगैरह ये सब लेते थे, अपना वो ऑक्सीमीटर से चेक करते रहते थे कि भाई ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा। यहाँ बीवियाँ जब पतियों से लड़ती थी तब अपने आप को चेक करने लग जाती थी, क्योंकि बहुत कलेश बढ़ गया था घर में कोरोना के टाइम में। क्योंकि हस्बैंड्स भी वेले, वर्क फ्रॉम होम कितनी देर का होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इधर बीवियों का भाई तूने चाय नहीं बनाई, तू रसोई कितनी गंदी रखती है, इधर पत्नी शुरू हो जाती है, अरे बैठे रहे हो खाली, बच्चे को ही संभाल लो, अरे झाड़ू ही मार दो, अरे बर्तन ही धो दो, अरे किचन ही साफ़ कर दो। तो आप सोचिए कि ये प्यार मोहब्बत, कभी ये लोग भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जो किया करते थे एक ज़माने में, हनीमून जाकर हार्ट बना के तस्वीरें खिंचवाते थे, आज देखो उन कपल का क्या हाल हो जाता है। तो ये एक रियलिटी है। कोई मोहब्बतें वोहब्बतें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई मोहब्बतें हैं ना, तो भाई वो है प्रैक्टिकलिटी से करो, लाइफ की रियलिटी प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेके चलो। मैं ये नहीं कहती ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, लेकिन बैलेंस होकर लाइफ को सोचो। ये प्यार मोहब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। लेकिन इस फिल्म में मोहब्बत को हार्ट ऑफ लाइफ बताया कि भाई कॉलेज में आए हो, स्कूल में आए हो, तो भैया पढ़ना नहीं है, बस प्रेम की किताब पढ़ ली तो हो गया। भाई ये मोहब्बतें आगे जाकर आपको नौकरियां नहीं देंगी। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बताया है। और शाहरुख खान भी, तुम्हें भाई तुम्हें अपने ससुर जी से बदला लेना है तो लो, बेचारे बाकी स्टूडेंट्स को क्यों मारा, क्यों उनको तुमने गलत रास्ते पे चढ़ाया, तुम उनके कंधे पर बंदूक रख कर तुम बदला ले रहे हो। और वो स्टूडेंट्स भी मूर्ख थे, तो ये सोच रहे थे कि भाई इस चक्कर में हमारे माँ बाप जो बेचारे इतना पैसा बचा बचा के हमें यहाँ भेजा है, तो उनका क्या होगा। हमारे ऊपर तो ना जाने कितने लोगों की आशा टिकी हुई है, और हम ये पड़ोस में जो हमारा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, इसकी आशा के पीछे मैं अपनी जो माँ की, जो अपने लिए जो मैं एक आशा की किरण देखता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कितनी ज़्यादा गलत मैसेज इस फिल्म ने दिया है। और आप देखिए ना कि ये प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले जो लोग होते हैं, ये असल ज़िंदगी में इनकी खुद की क्या ज़िंदगी होती है, इनकी क्या खुद की मोहब्बतें होती हैं। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आदित्य चोपड़ा की बात करूं, तो आदित्य चोपड़ा की खुद की लाइफ में क्या मोहब्बतें रही है। शादी हुई, कितने साल तक भाई डिवोर्स के लिए माँ बाप को मनाओ, ये करो वो करो, फिर जाकर फिर दूसरी शादी कर ली, लाइफ में आगे बढ़ गए। कौन सी मोहब्बत है भाई। ठीक है ना, अब जो भी रीज़न रहे, बट कोई मोहब्बतें नहीं होती है। और जिसके साथ अब तुम्हारी शादी हुई है, उसके साथ भी तुम्हारी कितनी को मोहब्बतें होंगी। ठीक है ना, ये सब
थोड़े टाइम का ही वो होता है। मैं एक सच बात बता रही हूँ, मैं थोड़ा पर्सनल ज़रूर हो रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। ये फ़िल्म बनाने वाले लोग सिर्फ एक फ़िल्म बनाते हैं, एक झूठा सपना हमारी थाली में परोसते हैं, और हम लोग जो हैं ऑडियंस इसे सच मानकर अपने हाथों से इस झूठे सपने को पकड़ने लग जाते हैं। वही वाली बात है ना, तो इसी वजह से ऐसी फ़िल्मों को तो बिल्कुल भी मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। और अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, वो आप लोगों का चॉइस है, बट मुझे ये फ़िल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि ऐसी फ़िल्मों को अब जो है पब्लिक ज़्यादा एंटरटेन ना करे। एंड मुझे लगता है, मैं कभी कभी ऐसा सोचती भी हूँ कि आज के टाइम में अगर ये फ़िल्म रिलीज़ होती ना तो ये फ़िल्म नहीं चलती, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिकल पॉइंट नहीं है। भाई प्यार करो या पढ़ाई करो, इंसान क्या करे, ये मतलब क्या करे? इतना महंगा स्कूल तुमने कर रखा है, गुरुकुल कर रखा है, और बहुत ही अच्छी शिक्षा। अमिताभ बच्चन कोई गलत चीज़ नहीं सिखा रहा है कि भाई प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ों की एक एज होती है। पहले अपनी पढ़ाई करो, यहाँ से निकलो, तुम जिम्मेदारी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कल को तुम प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए, मोहब्बत के नशे से निकल गए, तुम ये सूंघने वाले नशे में चले गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो भाई ये तो एक जिम्मेदार था ना। और रही बात बेटी की, तो भाई बेटी को खुलकर बोलना चाहिए था, उसको मरने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना बड़ा गुरुकुल चलाते हो मिस्टर अमिताभ बच्चन फिल्म में, लेकिन तुम्हारी बेटी कितनी कमज़ोर निकली कि उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। मतलब वो फाइट करती, वो रिवोल्ट करती, क्या होता? वो बोलती कि भाई मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और अगर उससे नहीं करूँगी तो मैं किसी से नहीं करूँगी, मैं चलो तुम्हारे साथ रहती हूँ। लेकिन ऐसा भी क्या होना, मतलब कितना गलत मैसेज है। फिर इनके बॉलीवुड में जब कोई ऐसी हरकत करता है तो सब लोग बोलते हैं अरे ये नहीं करना चाहिए था। भाई तुम भी तो अपनी फिल्मों में यही सब प्रमोट करते हो कि अगर तुम लड़ नहीं सकते तो खुद को ही तुम ख़त्म कर लो, यही तुम दिखाना चाह रहे हो ना। तो ऐश्वर्या ने तो कितनी कमज़ोर मैं लड़की कहूँगी। भाई तुम फाइट करती, तुम बोलती कि मैं उसी से प्यार करती हूँ, नहीं आप मेरी शादी मैं फिर किसी से नहीं करूँगी, या तो इससे करवाओ या तो किसी से मत करवाओ। तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, तुम्हारा बाप इतना बड़ा प्रिंसिपल है, तुमने क्या सीखा? भाई क्या तुमने क्या सीखा? तो फिर वही वाली क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है ना, वही बात आ जाती है, फिर क्या पढ़ाई है? तो ये जो अमिताभ का भी जो एक प्रिंसिपल पना था, वो चलो बच्चों के साथ समझ में आता है, बट बेटी के साथ तो तुम प्रिंसिपल बन के नहीं रहते ना। ख़ास तौर पे वो बेटी जो बिन माँ की है, तुम्हें वो भी सोचना चाहिए था। किसी ने भी उस चीज़ को जो है कॉल आउट नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जब ग्रो करते हैं हम चीज़ों को बहुत डीपली समझने लगते हैं। तो जैसे जैसे अब मैं ग्रो कर रही हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये फिल्म कितना गलत मैसेज दे रही है, कि गुरुकुल में अनुशासन परंपरा की बातें करने वाला अपनी ही बेटी की मन की बात को नहीं समझ सका और उसको इज्जत नहीं दे सका। हालांकि ये बात उसको रियलाइज़ बहुत बाद में होती है, लेकिन वही वाली बात है। फिर उसके बाद जी क्या जी पश्चाताप कर रहा है? ठीक है भाई, तुम इस गुरुकुल में आए हो, पढ़ो भी और चक्कर भी चलाओ। फिर एंड तो यही हुआ ना कि भाई चक्कर भी चलेगा और पढ़ाई भी होगी। भाई चक्कर और प्यार साथ में, पढ़ाई साथ में नहीं हो सकती। या तो चक्कर चला लो या तो पढ़ाई कर लो। पढ़ाई में आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आपका माइंड एकदम शुद्ध होना चाहिए। भाई चक्कर चलेगा तो फिर कोई भी आपके करियर का पत्ता नहीं चल सकता। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी चेक है। देखिए मेरा कोई हेट नहीं है किसी के लिए, जो भी है, बट मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा माइंड पोल्यूट करने वाली ये फिल्म है। और इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रहेगा। सिर्फ आपको क्या याद रहेगा अगर आप गौर करें तो? अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा, ये 3 शब्द याद रहेंगे। और कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों शब्द की धज्जियाँ उड़ाई हैं इस फिल्म में। ये आप खुद सोचिए। और इस पूरी पिक्चर में देखा जाए ना तो ये 3 ही वर्ड काफ़ी खूबसूरत लगे हैं।
आई थिंक मैंने सही वर्ड्स कह रही हूँ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन ही शब्द बहुत खूबसूरत लगे हैं और इन्हीं तीनों शब्द की धज्जियाँ उड़ाई हैं और इन्हीं तीन शब्दों की कमी रही है फिल्म में, क्योंकि ना मर्यादा का कोई ध्यान रखा, ना कोई अनुशासन का, ना कोई हमारी जो एक कल्चर होता है हमारा उसका कोई परवाह करी कि भाई माँ बाप को हम लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं, माँ बाप को हम भगवान का दर्जा मानते हैं और वही माँ बाप वही भगवान जब हमें इतनी दूर पूरे विश्वास के साथ पढ़ने भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या गुल खिला रहे हैं, हम क्या गा रहे हैं, जी आंखें खुली हो या हो बंद, ये गा रहे हैं ना। जबकि हमें आंख बंद करके माँ सरस्वती से ये शक्ति मांगनी चाहिए कि हे सरस्वती माँ, जो भी हमने पढ़ा है वो हमें याद रहे और बस जो है हमारे माँ बाप का जो हमने विश्वास बनाए रखने की जो प्रतिज्ञा ली है उसमें प्लीज़ हमारा साथ देना। ये करना चाहिए ना एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट की यही जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट जी तुरुरु रुरु 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 यही कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ये मुझे लगता है ये कितनी बड़ी इंसल्ट है एजुकेशन की और करियर की, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलता है लेकिन बाद में सब समझ में आता है, क्योंकि मैं ये खुद परिणाम भुगत चुकी हूँ। क्योंकि शायद मैंने भी अपने यंग डेज़ में एजुकेशन को शायद काफ़ी निगलेक्ट किया, जिसका मुझे रिग्रेट आज होता है। तो मैं ये बात जानती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वापस से छोटी हो जाऊं और वापस से मैं वो जो मैंने गलतियां करी हैं उन गलतियों को मैं अवॉइड करूं और एक अच्छी बेस्ट स्टूडेंट बनूं। लेकिन वो हो नहीं सकता, वो मौका मेरे हाथ से जा चुका है। तो बस इसी दर्द को अंदर वापस से रखते हुए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या इसमें ओपिनियन है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।